गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होते हैं? तो तांबे की जो चद्दर होती थी, उन चद्दरों के ऊपर ठोक कर उत्कीर्ण करके इनको लिखा जाता था। ताम्रपत्र क्यों जारी किए जाते थे या क्यों बनाए जाते थे? तो ताम्रपत्र भूमि दान से जुड़े होते थे। कोई भी राजा किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भूमि दान में देता था तो उसका उल्लेख वो ताम्रपत्र में करता था। ठीक है, तो ताम्रपत्र जो है वो किससे रिलेटेड हो गए? भूमि दान से रिलेटेड हो गए। तो ताम्रपत्रों के बारे में मेन अगर हम बात करें तो मेन बात क्या हो जाएगी? तो ताम्रपत्र तांबे की चद्दरों तांबे की चद्दरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, पुराने टाइम में कागज तो होता नहीं था, तो अगर किसी को भी कोई जमीन दान में दी जाती थी तो उसका उल्लेख किस में होता था? ताम्रपत्र में होता था। तो एक तरह से समझ लो ताम्रपत्र जमीन का पट्टा होता था। ठीक है, ताम्रपत्र का संबंध भूमि दान से होता था। ठीक है, यानी कि ताम्रपत्र में ज्यादातर जो भूमि दान में दी जाती थी उस दान में दी गई भूमि का उल्लेख किया जाता था। और अगर बात की जाए तो ताम्रपत्र जारी करने की परंपरा सर्वप्रथम किसने शुरू की? तो सातवाहन शासकों ने शुरू की थी। ताम्रपत्र जारी करने की परंपरा सातवाहन शासकों द्वारा शुरू की गई। ठीक है, जब भी कोई राजा अपने किसी मंत्री को, सामंत को या किसी ब्राह्मण को अगर कोई भूमि दान में देता था तो भूमि दान में देने का उल्लेख वो ताम्रपत्र में करता था। ठीक है, तो ये बात आपको ताम्रपत्र के बारे में ध्यान रखनी है। अब ताम्रपत्र का परफॉर्मा कैसा होता था? तो देखो ऐसे होता था ताम्रपत्र, बड़ा सा। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर होता था देने वाले का नाम। ताम्रपत्र कौन जारी कर रहा है, कौन ताम्रपत्र दे रहा है, कौन भूमि दान में दे रहा है, तो वहां पर भूमि दान में देने वाले शासक का नाम होता था। ठीक है, भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम होता था कि भूमि किसको दी गई है, भूमि की किस्म कि किस प्रकार की भूमि दान में दी गई है, तो भूमि की किस्म का उल्लेख होता था ताम्रपत्र में। भूमि की नाप कि कितनी भूमि दी गई है, उसकी नाप जो होती थी उसका उल्लेख भी किसमें? ताम्रपत्र के अंदर किया जाता था। और अगर बात की जाए तो अनुदान का कारण कि भाई ये भूमि किस कारण से दान में दी गई है, वेतन के रूप में दी गई है, धार्मिक कार्य के रूप में दी गई है, तो किस कारण से दान में दी गई है उस कारण का भी उल्लेख होता था। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख होता था। सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी यहां पर उल्लेख किया जाता था। तो ये एक तरह से हो गया ताम्रपत्र का परफॉर्मा कि ताम्रपत्र में क्या क्या विवरण दिया होता था। ठीक है, तो भूमि की नाप दी होती थी। अब भूमि की नाप कैसे होती थी? तो भूमि की नाप होती थी हल में। ठीक है, भूमि की नाप किसमें होती थी? भूमि की जो नाप होती थी वो हुआ करती थी हल में। ठीक है, एक हल जो होता था वो 50 बीघा के बराबर होता था। बीघा वाली नाप अभी भी चलती है। ठीक है, तो एक हल कितने के बराबर हो गया? 50 बीघा के बराबर हो गया। और एक बीघा जो है वो 25 से 40 बांस के बराबर होता था। तो ये हो गई भूमि की नाप। भूमि की नाप किसमें मापी जाती थी? हल में मापी जाती थी। ठीक है, एक हल में 50 बीघा और एक बीघा के अंदर 25 से लेकर 40 तक बांस हुआ करते थे, यानी बांस से ऐसे नापा जाता था बीघा को।
तो ये हो गई भूमि की नाप। मेन बातें ये हो गई। अगर हम बात करें कि ताम्रपत्रों की भाषा क्या थी, तो ताम्रपत्रों की जो प्रारंभिक भाषा थी वो तो थी संस्कृत, और उसके बाद में मध्यकाल के अंदर ताम्रपत्र स्थानीय भाषाओं में, लोकल भाषाओं में जारी किए जाने लग गए। ठीक है, तो ताम्रपत्र की अगर भाषाओं की बात की जाए तो प्रारंभिक भाषा तो हो गई संस्कृत, और बाद में ताम्रपत्रों की भाषा हो जाएगी लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा। ठीक है, तो ये मेन फैक्ट है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं और इन सब ताम्रपत्रों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो ताम्रपत्र है उसका नाम है धुलेव का ताम्रपत्र। धुलेव कहां पड़ेगा? उदयपुर में। तो पहला ताम्रपत्र हो गया धुलेव ताम्रपत्र। धुलेव, धुलेव ताम्रपत्र। मेन बातें क्या हो गई? कब का है ये धुलेव ताम्रपत्र? कब का है? तो ये है 679 ईस्वी का। कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है उदयपुर से। ठीक है, क्या जानकारी मिलती है इससे? इस ताम्रपत्र से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो पहली जानकारी मिलती है किष्किंधा के शासक भेटी की। ठीक है, तो यह ताम्रपत्र किष्किंधा, किष्किंधा, किष्किंधा कह दो या इसी को कल्याणपुर कह दो, किष्किंधा या कल्याणपुर। और यहां का जो शासक था उसका नाम था भेटी, भेटी का है। तो यह ताम्रपत्र किष्किंधा के शासक भेटी का है। ठीक है, तो पहली जानकारी तो ये मिल रही है कि ये धुलेव ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो किष्किंधा शासक भेटी से इसका संबंध है। और अगर बात की जाए तो इसमें संवत को अश्वभुज संवत्सर कहा गया है। अश्वभुज संवत्सर कहा गया है। ठीक है, संवत जैसे होते ना, विक्रमी संवत, शक संवत, तो संवत को क्या कहा गया है? संवत को इसके अंदर अश्वभुज संवत्सर कहा गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि किस ताम्रपत्र में संवत को अश्वभुज संवत्सर कहा गया है? तो याद रखना, धुलेव ताम्रपत्र के अंदर संवत को अश्वभुज संवत्सर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ताम्रपत्र आता है वो है मंथन देव का ताम्रपत्र। नेक्स्ट ताम्रपत्र कौन सा हो गया? मंथन देव, मंथन देव का ताम्रपत्र। मंथन देव के ताम्रपत्र में आपको बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि मंथन देव द्वारा देवालयों को दी गई भूमि का उल्लेख है इसके अंदर। मंथन देव का ताम्रपत्र कब का है? तो यह है 959 का। ठीक है, 959 ईस्वी का है। इससे क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें जानकारी मिलती है मंथन देव द्वारा देवालयों को दिए गए भूमिदान का उल्लेख है। भूमिदान का उल्लेख है। एक मंथन देव नाम का शासक है और वो देवालयों को, मंदिर वगैरह को भूमिदान में दे रहा है। उस दान का उल्लेख इसमें किया गया है, मंथन देव के ताम्रपत्र में किया गया है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, केवल ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट जो ताम्रपत्र आ रहा है उसका नाम है ब्रोच गुजर ताम्रपत्र, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट ताम्रपत्र हो गया ब्रोच गुजर ताम्रपत्र। तो नेक्स्ट ताम्रपत्र है ब्रोच गुजर, ब्रोच गुजर ताम्रपत्र। कब का है? तो ये है 978 ईस्वी का। ठीक है, क्या क्या जानकारी मिल रही है? तो गुजर, ब्रोच गुजर है, गुजरों की जानकारी ये देता है। ठीक है, यह है सप्त सेंधव, सप्त सेंधव यानी कि पंजाब, सप्त सेंधव से लेकर गंगा
कावेरी, गंगा कावेरी तक के गुर्जर वंशों की जानकारी देता है। ठीक है, और क्या जानकारी देता है? तो इसी ताम्रपत्र के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने राजपूतों को कुषाणों का वंशज बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है यहां से कि इसी ताम्रपत्र यानी ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र, इसी ताम्रपत्र के आधार पर, इसी ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, इसी ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम राजपूतों को यूची यानी कि कुषाण, यूची जाति का बताते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम ने राजपूतों को कुषाणों का वंशज बताया है। तो याद रख लेना, ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट जो ताम्रपत्र आ रहा है वो आ रहा है आहड़ का ताम्रपत्र। ये गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ताम्रपत्र आ रहा है उसका नाम है आहड़ ताम्रपत्र। तो नेक्स्ट ताम्रपत्र हो गया आहड़ ताम्रपत्र। आहड़ ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ है? उदयपुर से। कब का है? तो ये है 1206 का। ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के काल का है। ठीक है, भीमदेव सेकंड के काल का है। भीमदेव सेकंड कौन है? सोलंकी शासक है। ठीक है, जानकारी क्या क्या प्राप्त हो रही है? तो इससे हमें भीमदेव सेकंड की उपाधियों की जानकारी मिल रही है। इसमें भीमदेव सेकंड की उपाधियां दी गई है, जैसे महाराजा धीराज, ठीक है, परम भट्टारक, ठीक है, और जानकारी दी गई है, और इसमें उपाधि दी गई है नव सिद्धराज। ये यहां पर उपाधियां दी गई है। इसके अलावा एक जानकारी इस ताम्रपत्र से और प्राप्त होती है कि गुजरात का जो शासक है भीमदेव सेकंड, वो मेवाड़ राज्य को, मेवाड़ की भूमि को एक व्यक्ति को दान में दे देता है जिसका नाम है रविदेव। ठीक है, तो ये जानकारी भी हमें किससे प्राप्त हो रही है? आहड़ ताम्रपत्र से प्राप्त हो रही है। भीमदेव सेकंड द्वारा मेवाड़, जिसको कहा जाता था मेदपाट, ठीक है, भीमदेव सेकंड द्वारा मेवाड़ रविदेव नामक व्यक्ति को दान में देने का उल्लेख है। दान में देने का उल्लेख है। तो ये मेन बातें हो गई आहड़ ताम्रपत्र से रिलेटेड। आहड़ ताम्रपत्र के बाद में नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है उसका नाम है पारसोली का ताम्रपत्र। ये महाराणा रायमल से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है उसका नाम हो गया पारसोली का ताम्रपत्र। नेक्स्ट ताम्रपत्र हो गया पारसोली ताम्रपत्र। कब का है? तो पारसोली का जो ताम्रपत्र है यह है 1473 ईस्वी का। ठीक है, महाराणा रायमल के काल का है। ठीक है, भूमि की अलग अलग किस्मों का इसमें वर्णन किया गया है। मेन बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि भूमि की किस्मों का वर्णन है। भूमि की किस्मों का वर्णन है, जैसे पीवल भूमि, ठीक है,
गोर्मो भूमि और माल भूमि और मगरा भूमि। तो भूमि की अलग अलग किस्मों का वर्णन किसमें कहा गया कि किया गया है? तो पारसोली के ताम्रपत्र के अंदर किया गया है। पारसोली ताम्रपत्र के बाद में नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है उसका नाम है चिकली ताम्रपत्र। इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रखना। चिकली ताम्रपत्र कब का है? तो ये है 1483 का। इसकी अगर भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा है बागड़ी। ठीक है, वागड़ भाषा है, वागड़ी की भाषा है, डूंगरपुर और इस साइड की भाषा इसमें दी गई है। और इसमें क्या विशेष बात है? तो इससे हमें किसानों से वसूल की जाने वाली लागों और बागों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें किसानों से वसूल की जाने वाली लागों बागों का वर्णन है। लागों बागों का वर्णन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, भूमि को छोटे छोटे इकाइयों में बांटा गया है जिसे कटका कहा गया है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। भूमि को कटकों में विभाजित किया गया है। और एक बात और ध्यान में रख लेना कि इस चिकली ताम्रपत्र के अंदर यह उल्लेख किया गया है कि कृषि कार्य पटेलों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा और सुथारों के द्वारा भी किया जाता था। ठीक है, तो इस बात का उल्लेख भी हमें यहीं से मिल रहा है। पटेलों, ब्राह्मणों व सुथारों द्वारा कृषि कार्य का उल्लेख ये भी हमें किसमें मिल रहा है? तो चिकली ताम्रपत्र में देखने को मिल रहा है। चिकली ताम्रपत्र के बाद में नेक्स्ट जो ताम्रपत्र आ रहा है उसका नाम है पुर ताम्रपत्र। भीलवाड़ा से ये प्राप्त हुआ है। तो चिकली ताम्रपत्र के बाद में नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है उसका नाम है पुर का ताम्रपत्र। नेक्स्ट ताम्रपत्र हो गया पुर ताम्रपत्र। पुर ताम्रपत्र, ठीक है, कब का है? तो ये है 1534 का। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। किस शासक के काल का है? तो ये मेवाड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य के काल का है। ठीक है, महाराणा विक्रमादित्य के काल का है। ठीक है, इसमें किस बात की जानकारी मिलती है? तो देखो 1534 के अंदर मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था। तो इसके अंदर जोहर प्रथा और मेवाड़ के तीसरे साके का उल्लेख है। ठीक है, मरने से पहले, जोहर करने से जस्ट पहले रानी कर्णावती जो थी उन्होंने ये जारी किया था। ठीक है, जोहर करने से पहले बहादुर शाह गुजरात का शासक होता है, वो मेवाड़ के ऊपर हमला करता है और मेवाड़ का चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। ठीक है, तो उसमें उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान रख लेना कि मेवाड़ के दूसरे साके का वर्णन है तथा जोहर प्रथा का वर्णन है। जोहर प्रथा का वर्णन है, मेवाड़ के दूसरे साके का और जोहर प्रथा का वर्णन है। चित्तौड़ के अंदर 3 साके हुए थे। पहला साका रावल रतन सिंह के समय, दूसरा साका महाराणा विक्रमादित्य के समय और तीसरा साका जो हुआ है वो महाराणा उदय सिंह के समय हुआ है 1568 के अंदर। तो ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब मेवाड़ के दूसरे साके का वर्णन है। इसके बाद में अगर बात की जाए पूर्व ताम्रपत्र के बाद में
तो नेक्स्ट ताम्रपत्र है राजसिंह ताम्रपत्र। राजसिंह ताम्रपत्र। राजसिंह ताम्रपत्र कब का है? तो यह है 1678 का। कहां से प्राप्त हुआ है? तो राजसमंद झील की पाल पर। ठीक है, राजसमंद झील के किनारे पर इसको लिखा गया है। राजसमंद जिले के अंदर ये प्राप्त हुआ था। इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है? तो राज सिंह की एक रानी थी जिनका नाम था बदी पंवार। बदी पंवार से रिलेटेड यहां पर जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो राज सिंह की रानी बदी पंवार, बदी पंवार द्वारा तुलादान के अवसर पर, तुलादान के अवसर पर वेना नागदा को भूमि दान देने का उल्लेख है। भूमि दान देने का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि राज सिंह की रानी है जिनका नाम है बदी पंवार। बदी पंवार एक वेना नागदा नामक महिला को एक भूमि दान में दे रही है। उस भूमि दान देने का उल्लेख किसमें मिलता है आपको? राज सिंह ताम्रपत्र में मिल रहा है। ठीक है, राज सिंह ताम्रपत्र के बाद में नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है उसका नाम है बेगू का ताम्रपत्र। बेगू का ताम्रपत्र किससे रिलेटेड है? तो संग्राम सिंह सेकंड से रिलेटेड है। ये बेगू ताम्रपत्र। ठीक है, बेगू ताम्रपत्र कब का है? तो बेगू का जो ताम्रपत्र है 1715 से है। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल का है। ठीक है, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड द्वारा प्रहलाद नामक व्यक्ति को भूमि दान देने का उल्लेख है। भूमि दान देने का उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा इसमें भूमि की अलग अलग माप भी बताई गई है। ठीक है, तो एक जानकारी और ध्यान में रख लेना कि इसमें भूमि की अलग अलग माप बताई गई है। अलग अलग मापों का वर्णन है, जैसे हल, बीघा, ठीक है, कटका, ये सब इन चीजों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो ये हो गए हमारे मेन ताम्रपत्र। ठीक है, इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे फैक्ट हैं जिनको भी आपको ध्यान में रखना है, और उनको ध्यान में रखने के बाद में हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ फैक्ट हैं उनको भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखिए। एक एक लाइन के डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन फैक्टों को भी थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो फैक्ट नंबर फर्स्ट क्या हो गया कि ताम्रपत्र किसके दान से जुड़े होते हैं? ताम्रपत्र किसके दान से जुड़े होते हैं? तो कौन से दान से जुड़े होते हैं? भूमि दान से जुड़े होते हैं। ठीक है, ताम्रपत्र का आकार, ताम्रपत्र की नाप, ताम्रपत्र कौन से साइज का होता है? ताम्रपत्र की नाप क्या होती है? तो ताम्रपत्र आपको दो साइज के मिलेंगे, एक तो मिलेगा 8x6 और दूसरा मिलेगा 12x8 का। तो ताम्रपत्र की क्या क्या नाप हो जाएगी? 8x6 या 12x8, ये नाप हो गई। और अगर बात करें ताम्रपत्र की भाषा, ताम्रपत्र की भाषा, कि ताम्रपत्र की क्या भाषा थी? तो प्रारंभ में तो थी संस्कृत, प्रारंभ में संस्कृत, और बाद में क्या हो गई? बाद में हो गई स्थानीय भाषा। ठीक है, बाद में स्थानीय भाषाओं में ताम्रपत्र जारी किए जाने लग गए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भूमि की छोटी माप, भूमि की छोटी माप, भूमि की छोटी माप क्या कहलाती थी? बीघा। ठीक है, भूमि की बड़ी माप,
भूमि की बड़ी माप वो क्या कहलाती थी? तो भूमि की बड़ी माप कहलाती थी हल। ठीक है, इसके अलावा एक दो बातें और हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। और क्या फैक्ट ध्यान में रखना है? तो और फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि गुजरात वासियों ने सामंत सिंह से वागड़ छीनकर गुहिल वंशीय विजयपाल या उसके पुत्र अमृतपाल को सौंप दिया। यह जानकारी प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है जानकारी वीरपुर के ताम्रपत्र से, 1185 का जारी किया गया है। ठीक है, तो यह जानकारी किससे प्राप्त हो रही है? वीरपुर ताम्रपत्र से जारी हो रही है, 1185 का है वीरपुर का ताम्रपत्र। ठीक है, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है कि गुजरात वासियों ने सामंत सिंह से वागड़ छीनकर गुहिल वंशीय विजयपाल या उसके पुत्र अमृतपाल को सौंप दिया। तो ये जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है? वीरपुर ताम्रपत्र से हमें प्राप्त हो रही है। वीरपुर का ताम्रपत्र कब जारी किया गया? 1185 में जारी किया गया। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? तो इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है खेरांदा ताम्रपत्र। खेरांदा ताम्रपत्र 1436 का संबंध किससे है? तो खेरादा ताम्रपत्र जो है इसका संबंध है महाराणा कुंभा से। ठीक है, तो खेरादा ताम्रपत्र का संबंध किससे हो गया? महाराणा कुंभा से हो गया। ठीक है, विविध प्रकार की लागों और बागों का उल्लेख किस ताम्रपत्र में किया गया है? तो चिकली ताम्रपत्र में किया गया है। विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना। एक फैक्ट और लिख लो कि विभिन्न प्रकार की लागों बागों का उल्लेख किस ताम्रपत्र में किया गया है? तो चिकली ताम्रपत्र में किया गया है। चिकली ताम्रपत्र में किया गया है। कब का है चिकली ताम्रपत्र? 1483 का है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एक लाइन के हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये जो ताम्रपत्र वाला टॉपिक है ये समाप्त होता है। होप आपको आज की क्लास समझ में आई। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।